अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है मैथ नहीं, छोटा नहीं है वैसे, इतना लंबा ही है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ये टॉपिक है थोड़ा सा लंबा लेकिन बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, मुझे अच्छा लगता है। इजी सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस मेथड समझने की बात है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। ये थोड़ा सा लंबा है बस लिखने में, बाकी बहुत आसान टॉपिक है ये। बाकी आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा, कैमरे वगैरह की पोजीशन चेंज हुई है। असल में मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि वो कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा जूम करें, तो अभी मैं माजरत चाहता हूँ कि वो कैमरा मेरे पास अच्छा नहीं, मैं सिंपल मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आज जल्द मैं कैमरे का भी यूज़ करूँगा। लेकिन बहरहाल अगर आपको कंटेंट फिर भी सही नहीं नज़र आ रहा तो आप वीडियो क्वालिटी की जो ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर, आप वो चेंज करके देख सकते हैं। उसके अलावा जूम इन की ऑप्शन भी है आप उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ देर के लिए मेरी तरफ से माजरत है, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे कैमरे का बंदोबस्त करूँगा और फिर उससे इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फ़िलहाल हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, अब मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारी बुक के अंदर नहीं लिखी। ठीक है, उन्होंने ये दे के तो आगे से हमें पहली डेफिनेशन दी है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की। ठीक है, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था आइसोटॉप्स का। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक फिर से पढ़ना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। उसके आइसोटॉप्स जो होते हैं हम वो खुद क्रिएट करते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम खुद क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने बताया था। ठीक है, आइसोटॉप्स के जो है वो क्रिएट करके हम उनका जो रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस, वो कितने आइसोटॉप्स है, फर्ज करें एक नियॉन है, नियॉन के कितने आइसोटॉप्स हैं वो। ठीक है, और तीसरी चीज़ एटॉमिक मास। ठीक है, कि हर आइसोटॉप का एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना होगा। ये तीन चीज़ें जो हैं ये फाइंड आउट करने के लिए रिलेटिव अबंडेंस, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स, ये तीन चीज़ें हम फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं, एक मेथड को यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, अब आगे मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड, ठीक है, टू फाइंड द to measure the exact masses of different isotopes of different elements is called mass spectrometer। इसके अंदर उन्होंने खाली क्या दिया है, ऑप्शन आपके पास masses की है, देख सकते हैं। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। तो इसके अंदर उन्होंने खाली हमें क्या बताया, मैसेज के बारे में। लेकिन आगे जो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, जो इसका प्रोसीजर है, जो इसका एंड पे कंक्लूजन है, उसके बाद से हमें बातें क्या, तीन बातें पता चलती है जो हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने वो बात शुरू में नहीं लिखी, लेकिन टॉपिक जो है वो शुरू में अंदर थोड़ी सी क्लियरेंस आ जाती है, पॉइंट शुरू में अगर बता दिए जाएँ। ठीक है, तीन चीज़ें इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी ये तीन चीज़ें, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, इन तीन चीज़ों के प्रोसेस, इन तीन चीज़ों को, किसी भी आइसोटॉप की इन तीन चीज़ों को फाइंड करने का हम एक मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। और उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसकी हमें टाइप्स बताई गई हैं बुक के अंदर। ठीक है, कितनी टाइप्स बताई गई हैं, दो टाइप्स बताई गई हैं। अब आप कहेंगे पहले हम इसका स्ट्रक्चर तो बताओ, तो पहले इसके टाइप्स ही है बुक में, बिल्कुल इसी ऑर्डर में है। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन इसको रेज करूँगा और एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखूँगा, उसके अंदर आपके पास आ जाएगी पूरी वो एक्सप्लेनेशन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की। लेकिन फिलहाल दो चीज़ें इसके अंदर टाइप्स पहले बताई हुई हैं, तो मैं भी पहले टाइप्स बता रहा हूँ। टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं, दो टाइप्स हैं किसकी, एक मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की। कौन कौन सी, एस्टन्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्स्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो अब इनके अंदर ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब बुक के अंदर जो है वो महज दो लाइनों के अंदर इस चीज़ को बयान किया गया है, सिर्फ दो लाइनों की सूरत में। ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर पूरा एक टेबल बना दिया आपको। ठीक है, लाइन लगा कर डिफरेंस की तो मैंने बना दिया, अगर आप इसको देख के लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, ये इजी वे है याद करने के लिए भी।
ठीक है। एस्टेंस जो है और डैम्स्टर्स, इसके अंदर पहला डिफरेंस मैंने अपने पास से लिखा है, सिंपल सा डिफरेंस है, कोई मुश्किल नहीं है। एस्टेन का जो था वो जाहिर सी बात है एस्टेन नहीं बनाया होगा, जो डैम्स्टर था वो जाहिर सी बात है डैम्स्टर्स का ही है। तो यानी मैंने पहला पॉइंट ये लिख दिया, इट वाज डिजाइंड बाय एस्टेन और इट वाज डिजाइंड बाय डैम्स्टर्स। नहीं भी पहला पॉइंट हो गया। फर्स्ट करें अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर आ जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप ऐसे लिख दें, ज़रा प्रेजेंटेबल लगता है, ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा, जो एस्टेन है इसके 4 स्टेप्स हैं, इसके क्या है 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह इसको रेस करके बाद में जब मैं लिखूंगा तो उसके अंदर स्टेप्स वगैरह भी मैं सारे बता दूंगा। वैसे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम ब्रीफली पढ़ लेंगे, ठीक है। ये भी स्टेप्स लिखे हैं, मैं आता हूँ मैं इन पे भी। इसके हैं 4 एस्टेंस के, यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर के 4 फेजेस हैं, ठीक है। 4 फेजेस हैं किसके, एस्टेंस के, यानी 4 पार्ट्स हैं किसके, एस्टेंस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के। और डैम्स्टर्स हैं इसके हैं 5, ठीक है। सिर्फ एक का फ़र्क है। अब आगे जो ये फ़र्क पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, ये इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक ये थर्ड और ये 4th, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने अभी अपने पास से बना के लिख दिए। ये थर्ड और 4th, ये 2 पॉइंट्स, थर्ड वाला भी कम है, 4th वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ना मेजर। अगर आपको सवाल आता है एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस बिटवीन एस्टेंस एंड डैम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, तो आप ये 4th वाला लिखेंगे। थर्ड वाला क्या है, एस्टेंस का ओनली गैसियस सैंपल्स कैन बी यूज, यानी जो एस्टेंस है इसके अंदर आप सिर्फ गैसेस को स्टडी कर सकते हैं, आप सॉलिड या लिक्विड को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। और डैम्स्टर जो है वो कहता है कि कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है। ऑल टाइप्स सॉलिड लिक्विड गैसेस सैंपल कैन बी यूज्ड, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका 4 स्टेप क्यों थे, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज़ को पहले वेपराइज नहीं करना। इसके अंदर 5 स्टेप्स इसलिए क्योंकि इसको सॉलिड या लिक्विड होगा अगर, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, वोलेटिलाइज करेंगे, यानी वेपराइज करेंगे, उसको वेपर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे हम, यानी गैसेस फॉर्म में लेके जाएंगे, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो ये जो है इस वजह से इसके 5 स्टेप्स और इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसके 4 स्टेप्स क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट गैसेस सैंपल को यूज़ करते हैं। इसके 5 स्टेप्स क्यों हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सॉलिड या लिक्विड सैंपल है तो उसको हम पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये है फ़र्क के इसके 4 के हैं, इसके 5 के। अब 4th सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम डिफरेंस कौन सा है, 4th वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है, क्या है, आइसोटॉप्स जो एस्टेंस का है इसके अंदर क्या है, आइसोटॉप्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। यानी एस्टेंस का जो है इसके अंदर एटॉमिक मास की बेस पे, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसकी बेस के ऊपर क्या होती है, आइसोटॉप्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। आइसोटॉप्स को सेपरेट किसकी बेस पे किया जाता है, एटॉमिक मासेस की, किस पे, एस्टेंस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। जबकि अगर हम डैम्स्टर्स की तरफ आ जाते हैं तो ये करता है मैस चार्ज रेशो की तरफ, ठीक है। यानी कि एक आइसोटॉप का मैस कितना है और उसका जब रेशो करेंगे कि उस आइसोटॉप के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। वो फर्दर जब हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर जैसे शुरू करते हैं टॉपिक, तो उसके अंदर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि मैस चार्ज रेशो क्या है, ठीक है। ये एटॉमिक मैस वाला तो नहीं, खैर हमने डैम्स्टर्स स्टडी करने, कौन सा, डैम्स्टर्स, एस्टेंस नहीं है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में डैम्स्टर्स, तो हम ये स्टडी करेंगे। आइसोटॉप्स आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ मैस चार्ज रेशो, इसके अंदर मैस चार्ज रेशो, इसके अंदर एटॉमिक मास, ठीक है। ये था मेजर, जिसको कहते हैं ना सबसे ज़्यादा अहम डिफरेंस, वो ये वाला था 4th वाला। अब आगे आ जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, यानी भले एस्टेन हो भले डैम्स्टर हो, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। वो बेसिक प्रिंसिपल जो एक है उसके अंदर भी उन्होंने खैर से 4-5 पॉइंट्स दे दिए हमें। कितने पॉइंट्स दिए हमें, 4 पॉइंट्स दिए हुए हमें, ठीक है, जो बेसिक है उसमें भी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सैंपल इज़ वोलेटिलाइज्ड, ठीक है, यानी उसको हम वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है उसके अंदर क्या है, हम उसके थ्रू एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को पास करेंगे, जिसकी वजह से जो एलिमेंट है वो किसमें, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले सॉलिड या लिक्विड सैंपल अगर हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके वोलेटाइज करेंगे, यानी वेपराइज करेंगे, यानी उसको गैसेस फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकंड जो है स्टेप वो क्या है,
हम उसके थ्रू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को पास करेंगे, जिससे वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो थर्ड क्या है पॉइंट, वो ये है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको कर दिया जाएगा अलग-अलग। ठीक है, अब यहाँ मैंने वो नहीं लिखा, ये खाली सेपरेटेड करके मैंने तीसरा और एक और पॉइंट जो है वो मिक्स कर दिया है। खैर, पहले होते हैं सेपरेटेड, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है वो सबसे पहले क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा वो पहले एक दफ़ा फॉर्म होते हैं, या सॉरी हमने फॉर्मेशन वाला एक स्टेप नहीं लिखा, जिसकी वजह से डैम्स्टर्स के फाइबर यहाँ 4 बन रहे हैं कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये बनते हैं। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड, ठीक है, आयंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज यानी एनाइंस और कैटाइंस जो है वो मैस चार्ज रेशो की बेस पर, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो मैस चार्ज रेशो की बेस पर फिर सेपरेट होते हैं। ठीक है, यानी अब एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसके 3 आइसोटॉप बने हैं। ठीक है, वो जो तीनों आइसोटॉप हैं उसको हमने आयनाइज किया था ना, इसलिए उसके अंदर आयंस फॉर्म हुए थे जो पॉजिटिवली हैं। तीनों आइसोटॉप्स के पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स वो अलग-अलग हम हो जाएंगे किसके, मैस चार्ज रेशो के बुनियाद पर। अब वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भी आप इसको ऐसे ही जहन में रख लें, आगे आएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आखिर क्या, रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, या जिसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। अब ये जो मैस स्पेक्ट्रम है ये एक शॉर्ट भी है। ठीक है, ये एक शॉर्ट भी है, और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की व्यू से अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट आता है तो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, क्या, मैस स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन क्या है, मैस स्पेक्ट्रम जो है वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल एक ग्राफ है। क्या एक ग्राफ है किसके दरमियान, मैस चार्ज रेशियो और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के दरमियान। ठीक है, वो फाइंड कैसे करनी है वो भी जैसे हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ेंगे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो किसके दरमियान है, मैस चार्ज रेशो और किसके, रिलेटिव अबंडेंस। अब रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हमने लेनी है वाई एक्सिस पे, यानी ऐसे वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजेंटल एक्सिस जो है उसके ऊपर हमने क्या लेनी है, यानी जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं उसके ऊपर हमने लेनी है मैस चार्ज रेशो आइसोटॉप्स की। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट है वो हम किसके अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं, मैस स्पेक्ट्रम के अंदर, जो है फोर्थ बेसिक प्रिंसिपल। मैस स्पेक्ट्रम क्या है, एक ग्राफ है किसके दरमियान, मैस चार्ज रेशो और रिलेटिव अबंडेंस, इन दो चीज़ों के दरमियान में ये एक ग्राफ है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है रिलेटिव अबंडेंस और मैस चार्ज रेशो की। ठीक है, तो अब ये इतना सा होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बोर्ड को रेज करता हूँ जल्दी से और फिर इसको चेंज करके तो बाकी का आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा जो है पिछला टॉपिक जो है वो वही चल रहा है अभी तक। मेरे कपड़े चेंज वगैरह हो गए होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सब मेरे आगे थे पेपर तो मैं बना नहीं पाया था पूरी वीडियो, तो वो मैं बाकी हिसाब बना के तो उसको एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है अब आगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कुछ समझ आने वाला, कुछ थोड़ा बहुत लॉजिकल वो है। ठीक है, वो नहीं कि आइडियल सिस्टम। ठीक है, आइडियल सिस्टम का आपको पता ही है, आइडियल सिस्टम कौन सा होता है जिसके ऊपर कोई बाहर की फोर्स एक्ट नहीं करती, आइडियल चीज़ें। ठीक है, जो वो चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आइडियल चीज़ें। ठीक है, जैसे आइडियल गैस होता है, वो होता है कि भाई जिसका कोई मैस नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। तो ये जो है ये उस तरह का नहीं है, ये थोड़ा बहुत लॉजिकल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टॉपिक, इजी सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसके पार्ट्स बताए हुए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहला वेपराइजेशन चैम्बर। ठीक है, अब जो वेपराइजेशन चैम्बर है ये जो पार्ट है ये सिर्फ उन चीज़ों में इस्तेमाल होगा जब हम सैंपल लेंगे लिक्विड या सॉलिड। जब गैसियस सैंपल आपके पास होगा तो आप वेपराइजेशन चैम्बर इसके अंदर नहीं हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर गैसियस सैंपल ही यूज़ किया हुआ, नियॉन गैस का है हमारी बुक के अंदर। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ वेपराइजेशन चैम्बर, अगर वो कोई सॉलिड स्टेट का बताते हैं सैंपल का तो फिर यहाँ पे एक वेपराइजेशन चैम्बर भी बना होना था, लेकिन उन्होंने गैस का बताया इसलिए उन्होंने बनाया नहीं है ये बुक के अंदर।
आगे चलते हैं, बाकी पार्ट्स इसके क्या, आयोनाइजेशन चैम्बर, उसके बाद है नेगेटिव ग्रिड, फिर है एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, और फिर है एनालाइजिंग चैम्बर, और फाइनली आयन कलेक्टर। ठीक है, तो ये इसके हैं कितने, 6 पार्ट्स हैं इसके। आगे मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई है, मुझे पता है काफ़ी गंदी से बनाई है, असल में मेरी डायग्राम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, मुझे आती नहीं बनानी, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी बने डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई हुई है। अब आगे इसके साथ साथ पढ़ते जाते हैं और डायग्राम को समझते जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है वाइब्रेशन चैम्बर। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ठीक है, आपको बुक वाला रट्टा मारने की इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं, आप इसके अंदर अपना भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। ठीक है, कि ये पार्ट्स हैं, नाम भी एग्जैक्टली ना हो। ठीक है, जैसे ये आप आयोनाइजेशन चैम्बर है, आयोनाइजेशन वेसल कर देते हैं, वेसल भी तो पार्ट ही होता है, वो आपका वो गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयोनाइजेशन वेपराइजेशन चैम्बर, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इफ़ आवर सैंपल इज लिक्विड or solid, we use this chamber. In this we vaporize the solid or liquid into vapors. ठीक है, यानी कि हम अगर हमारे पास सॉलिड या लिक्विड सैंपल है तो हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल उसके अंदर सबसे पहले उसको गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और उसको गैस के अंदर किस पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर। नाम से पता चले जो सॉलिड या लिक्विड होगा अगर हमारे पास सैंपल, तो उसको हम किस में, गैस के अंदर चेंज करेंगे। ये हमारा है वेपराइजेशन चैम्बर है। इस वेपराइजेशन चैम्बर की एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा लो रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ टोर तक। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो इसके अंदर थी याद करने वाली। बाकी आप नाम से पता चल रहा है भाई वेपराइजेशन है तो मतलब इसको वेपर्स बनाने हैं। आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन चैम्बर यहाँ पर है। अब आयोनाइजेशन के भी नाम से पता चल रहा है आयनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन यानी आयंस क्रिएट करने। इसमें हमने आयंस कैसे क्रिएट करेंगे, हमने उसके लिए पहले पढ़ा था कि हम उसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम को पास करने के कैसे करेंगे, हम एक फिलामेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, टंगस्टन वायर हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। कोई भी हीटेड फिलामेंट हम यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स, जब ये नियॉन गैस हमने इनलेट की, इसके ऊपर हमने फिलामेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स पास करवाई, इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाई। उस इलेक्ट्रॉन बीम ने इस नियॉन गैस को किसके अंदर, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर, आयंस के अंदर। अब हमें चाहिए खाली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। क्यों, क्योंकि वो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, तो जाके मैं उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इसलिए आगे ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों हो जाता है, हमें चाहिए पॉजिटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया एक नेगेटिव ग्रिड। अब हमें ये पता है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो इस नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये हम सेकंड पार्ट पे भी आ गए हैं। पहले के अंदर वेपराइजेशन होगी, दूसरे के अंदर आयंस बनेंगे। आयंस बनने के बाद थर्ड वाला आ जाएगा नेगेटिव ग्रिड, यानी नेगेटिव ग्रिड के अंदर क्या होगा, हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे वो तेजी से मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वैक्यूम भी प्रोवाइड करेंगे। उसका आपकी ये एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे एक आउटलेट होगा, ये जो मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैक्यूम भी क्रिएट करेंगे साथ साथ, ताकि एक्स्ट्रा गैसेस ना रहें वेसल के अंदर। तो आयनाइजेशन के बाद हम इसके अंदर नेगेटिव ग्रिड की मदद से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को सेपरेट करेंगे। अब ये जो है इसके अंदर एक गोज है, मतलब जाली है, एक सिंपल जो दरवाज़ा वगैरह पे लगी होती है ना जाली, इस तरह की जाली है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो पहले स्पीड से मूव कर रहे थे तो वो इस पर रुकेंगे नहीं। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे या इसके अंदर से पास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले वेलोसिटी थी, क्योंकि इसने इसकी तरफ खींचा था। ठीक है, अब आगे जो है दो है एक्सीलरेटिंग प्लेट्स। एक्सीलरेटिंग प्लेट्स के अंदर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दो प्लेट्स है, उनको उन दो प्लेट्स के अंदर एक दरमियान में सुराख करके उनको दिए हुए वोल्टेज, कितने वोल्टेज दिए हुए हैं,
500 से 2000 वोल्टेज तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। इतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिव ग्रिड को भी क्रॉस कर देंगे, और नेगेटिव ग्रिड को क्रॉस करने के बाद वो जब इस दोनों के एक एक सुराख से पास करेंगे तो वो एक बीम के अंदर, यानी जैसे एक लेज़र होती है ना, बिल्कुल एक लेयर, ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट पर फोकस कर रही होती है, उस तरह की ये एक बीम बन जाएगी, ठीक है। बीम बन के ये आगे पास आउट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स का भी कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं बोर्ड रेस करता हूँ और इसको आगे करता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले वेपर्स बनाएंगे। अगर सॉलिड या लिक्विड होगी, वेपर्स बनाने के बाद हम उसको आयंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे आयनाइजेशन चैम्बर के बाद। उसके बाद नेगेटिव ग्रिड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अलग करेगा, और जो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं वो उन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से इसको रेस करता हूँ और चेंज करके आगे जल्दी से लिख देता हूं। जी, तो मैं ये सारा रेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं। हमने यहाँ तक एनालाइज़र चैम्बर तक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ एनालाइज़र चैम्बर के बारे में। एनालाइज़र चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं इसके अंदर बस मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट्स जो क्या करते हैं, वो जो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, इनको वो सेपरेट करता है और एक पाथ के अंदर रोटेट करवाता है। यानी कि अगर फर्स्ट करें आयन बीम ऐसे आ रही थी, तो उसको आगे से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ये आगे से ऐसे एक सर्कल के अंदर रोटेट करवाएगी, ठीक है। एक सर्कल के अंदर रोटेट करवा के डिफरेंट पोजीशंस पे फॉल करवाएगी। क्या ये हमारी आयन बीम को मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेसेस पे फॉल करवाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एनालाइज़र चैम्बर। एनालाइज़र चैम्बर के बाद हमारा जो है वो क्या है, आयन कलेक्टर, ठीक है। आयन कलेक्टर के अंदर अब ये जो थे एनालाइज़र चैम्बर, इसके अंदर मैस चार्ज रेशो के बारे में मैस चार्ज रेशो के हिसाब से आयन्स अलग-अलग हुए थे। ऐसे ही नहीं हो गए थे, मैस चार्ज रेशो के हिसाब से आयन्स अलग-अलग हो चुके थे, यानी वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग गए थे अलग-अलग होके। और जब आयन डेटा कलेक्टर के ऊपर वो फॉल करते हैं, आयन कलेक्टर का एक और नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रोमीटर तो परेशानी होना, वो सेम यही है, आयन कलेक्टर को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। आयन्स फॉल ऑन इट ऑन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मैस चार्ज रेशो, ठीक है। फिर से क्या वही बात आई कि डिफरेंट प्लेसेस पे आयन कलेक्टर के ऊपर गिरते हैं आइसोटॉप्स, और वो इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, किसको बताते हैं, कंप्यूटर को। कंप्यूटर आगे से हमें एक ग्राफ प्लॉट करके देता है, कुछ इस तरह का ग्राफ, जिसको हमने क्या कहते हैं, मैस स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह का एक मैस स्पेक्ट्रम हमें प्रोवाइड करके दे देता है, ठीक है। अब आगे डिटर्मिनेशन है। सबसे पहले जो मैस चार्ज रेशो है, इसका हमें फॉर्मूला बताया गया है, यानी कि एक मैस जो है आयन का मैस चार्ज, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मैस जो है आयन का, उसके ऊपर कितना चार्ज आया, ठीक है, वो क्या है, हमारी मैस चार्ज रेशो। एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है, वो क्या है, मैस चार्ज रेशो, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h² मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ओवर 2e। अब ये h स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या और 2e क्या है। h स्क्वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, ये स्क्वायर है, h स्क्वायर, ठीक है। और r क्या हुआ है, रेडियस ऑफ आयन, यानी कि ये जो इसके बाद पास करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो सर्कल में रोटेट किए, इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, आर। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड से पास करने के बाद जिस सर्कुलर पाथ के अंदर आयंस ने मूव किया, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, यानी डायमीटर का हाफ, वो क्या है हमारे पास, आर। और ये क्या है, वो है हमारे पास करंट, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो आयंस के ऊपर आई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है हमारे पास, ई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे मैस चार्ज रेशो। अब मैस चार्ज रेशो के कंपैरिजन से हम फाइंड कर सकते हैं मैस नंबर, यानी कि सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ आइसोटॉप्स, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि कितने आइसोटॉप्स के आगे मैस क्या क्या है,
ठीक है। इसके कंपैरिजन से हमें क्या है, मास चार्ज रेशो के करंट के मास चार्ज रेशो के कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि उसका मास नंबर क्या है। ये भी कंप्यूटर ही बताता है, इसके बारे में हमारे पास कोई नहीं है कि इसका मास नंबर हमने कैसे फाइंड आउट करना, हमारी बुक में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो बस उन्होंने इतना बताया है कि इसके कंपैरिजन से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है मास नंबर। वो कैसे मिलता है उन्होंने हमें नहीं बताया, तो हम चलो इजी हो गया हमारे लिए काम, हमें एक और चीज़ नहीं याद करनी पड़ी। तो आगे से उसने क्या बताया भाई कि कंप्यूटर जब डाटा रिकॉर्ड करता है एक ग्राफ की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रम। अब इस मास स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके अंदर रिलेटिव अबंडेंस को लेते हैं वाई एक्सिस पे, और पहले इन्होंने बुक के अंदर लिखा था कि वो लेते हैं मास चार्ज रेशो को एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे किसको, रिलेटिव अबंडेंस, एक्स एक्सिस पे मास चार्ज रेशो को। लेकिन अब आगे आके वो बदल गए, कहते कि नहीं मास नंबर को लेना है आपने एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है, रिलेटिव अबंडेंस ही है। ठीक है, मैंने रिलेटिव अबंडेंस को RA लिख दिया है, उसकी भी टॉपिक की मैंने पूरी वीडियो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिलेटिव अबंडेंस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, और आइसोटॉप्स के बारे में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं तो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हमने किस पे ली, वाई एक्सिस पे, और मास नंबर क्या कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इस तरह हमने लेके तो एक ग्राफ प्लॉट करके देता है हमें कंप्यूटर। आयन कलेक्टर से कनेक्ट होता है कंप्यूटर, आयन कलेक्टर उसको इन्फॉर्मेशन करता है, और आयन कलेक्टर हमें डायरेक्ट ये एक ग्राफ बना के दे देता है। ठीक है, अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं। ठीक है, पहले तो मैंने वो बताया है कि करंट जो है एक आयंस जो गिरते हैं ना, आयंस के ऊपर जो करंट आया होता है मैग्नेट यहाँ पर एक्सेलरेटिंग प्लेट से पास करने की वजह से जो उनके ऊपर करंट पैदा हो गया होता है, उस करंट की वैल्यू को मेजर करके हमें क्या पता चलता है, रिलेटिव अबंडेंस। अब इसका तो सिंपल सा है, आपको भी समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें मेरे पास नियॉन के थे 3, एक या 21 वाले आइसोटॉप्स। ठीक है, और फर्स्ट करें मेरे पास एक था 20 वाले 3 थे, 21 वाला एक था, और 22 वाले 2 थे। अब देखें इसके अंदर सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर आएगा, इसके 3 थे, तीनों एक ही जगह पे फॉल करेंगे। अब तीनों के ऊपर फर्स्ट करें 1 1 1 चार्ज भी था, तो ये तीनों फॉल करेंगे, तो इन तीनों का चार्ज कितना आ गया, 1 आ गया। इसकी वजह से इनका चार्ज हो गया ज़्यादा। अब इसका था ये एक आइसोटॉप, तो इसका हमारे पास क्या है, इसका चार्ज भी हमारे पास कम है, ये थे 2, तो इसका चार्ज हमारे पास 1 है। यानी कि जितने आइसोटॉप ज़्यादा होंगे उतना चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए जो हमारे पास करंट की वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ही अबंडेंस ज़्यादा आएगी। जो चार्ज है किसी करंट की वैल्यू है आयंस पे, वो हमें क्या बताती है कि अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स बताती है। और मास चार्ज रेशो जो है उसके कंपैरिजन से किसी तरह हम निकालते हैं मास नंबर, वो भी हमें कंप्यूटर निकाल के देता है, बुक में नहीं ये लिखा हुआ कि कैसे फर्दर है, तो ये आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आ जाते हैं कि नंबर ऑफ पीक्स, यानी इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 3 पीक्स हैं, तो इसके आइसोटॉप्स कितने होंगे, 3 आइसोटॉप्स होंगे नियन के। ठीक है, और अब हाइट ऑफ पीक्स जो है वो हमें क्या बता रही है, रिलेटिव अबंडेंस, और पोजीशन हमें क्या बता रही है, उनका मास नंबर। ठीक है, यानी कि पहला है उसका मास नंबर सबसे ज़्यादा, दूसरा उसका कम है, तीसरा है उसका भी पहला है उसका कम है, दूसरा उसका ज़्यादा, और तीसरा उससे ज़्यादा है मास नंबर। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस नहीं, मास नंबर। जो रिलेटिव अबंडेंस है वो पीक्स बताती है, और पोजीशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो सबसे पहले है उसका मास नंबर कम है, जो बाद में उसका मास नंबर ज़्यादा, और तीसरे पे मास नंबर ज़्यादा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें इससे पता चल रहे हैं ये। और अब आगे एक बात उन्होंने और एक्सप्लेन की हुई है कि कार्बन 12 का हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, कार्बन 12 जो हमारे पास है वो सॉलिड स्टेट में, तो इसकी हमने नियॉन की जब हमने की थी तो हमने आयनाइजेशन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, क्योंकि नियॉन तो वैसे ही गैस है, हमारे पास गैस स्टेट में है, तो इस वजह से हमने नियॉन की आयनाइजेशन से शुरू किया था, उसकी वेपराइजेशन नहीं की थी। कार्बन की हम पहले वेपराइजेशन करेंगे, फिर बाकी वैसे ही बिल्कुल स्टेप्स लिख देंगे कि फर्स्ट इट इज़ वेपराइज, देन इट गोज इन आयनाइजेशन चैम्बर, देन इट इज़ आयनाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन बीम, then it passes through negative grid to separate the positive ions, then it passes through analyzer accelerating plates to make a beam, then it passes through analyzer chamber to move in a circle,
and fall on different position according to their mass charge ratio and ion finally fall on ion collector to give the information. सिंपल, आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके. सारा इसके अंदर सेम ही है, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक C12 जो है वो उसके कार्बन चूँकि सॉलिड है इसलिए पहले उसकी होगी वेपराइजेशन. तो अब आगे एक उन्होंने और छोटी सी हमें बात बताई हुई है. मैं अब कहाँ लिखूँ, मेरा ख्याल है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैस स्पेक्ट्रोमीटर की जगह लिख देता हूँ. ठीक है, ये हमारा पुराना था ना, डैम्स्टर्स का था ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी नए आ गए हैं, जदीद आ गए हैं. तो जदीद जो हैं उनका उन्होंने थोड़ा सा हमें बताया हुआ है कि इन मॉडर्न ठीक है, जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं उसके अंदर क्या चक्कर होता है, उसके अंदर जो आयन कलेक्टर होते हैं वो करंट को जब मेजर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या किसको मेजर किया, करंट को, उसको एक एम्पलीफायर में गया, फिर उसके बाद ये गया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से फिर ये हो गया रिकॉर्ड. ठीक है, इतनी सी बात है कि इसमें मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है कि आयन कलेक्टर जो है वो करंट को मेजर करता है, बाकी पीछे सेम ही है. मॉडर्न के अंदर वो जब आयन फॉल करते हैं किसके ऊपर, हमारे एक क्या कहते हैं इसको यार, आयन कलेक्टर के ऊपर, तो आयन कलेक्टर क्या करता है, करंट को मेजर करता है और उस मेजर्ड वैल्यू को फिर एम्पलीफाई करता है, यानी जो करंट वो एब्जॉर्ब करता है उस करंट को एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफायर का तो पता है ना आपको, जो स्पीकर्स वगैरह के साथ कनेक्ट किया जाता है कि आवाज़ जो वो क्लियर है बिल्कुल, उसमें जो है क्या कहते हैं उसको, पीछे का शोर शराबा है, एम्पलीफाई हो गया ज़रा साफ़ सुथरी क्लियर आवाज़. तो उसी तरह ये करंट भी क्या होता है, एम्पलीफाई होता है. एम्पलीफाई होने के बाद ये कहाँ जाता है, कंप्यूटर में जाता है. कंप्यूटर जो है वो इसको रिकॉर्ड करता है किसके अंदर, ग्राफ के अंदर. किस तरह के ग्राफ के अंदर, इसी तरह के ग्राफ के अंदर, और हमें बता देता है. ये था हमारा सिंपल सा मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और ये था हमारा टॉपिक. थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन मज़े का टॉपिक था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ईजी सा टॉपिक था. होप्स आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.